हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अक्टूबर 14 को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अब्लीक स्पॉट, जो कि इंडियन एक्सप्रेस में आया है। और ये आर्टिकल बेसिकली ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में है। इंडिया की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसमें जो रैंक है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ सरकार का क्या रिएक्शन रहा है उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया में जो हंगर इशू है उसके रीजंस क्या है, सरकार क्या क्या प्रोग्राम चला रही है और सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पूरा एक मेंस का क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है अ वॉर दैट एंड्स द सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है और आपके इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है इन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फोएटल वायबिलिटी एंड द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ये आर्टिकल जीएस 4 के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो नॉर्मल डेलेमा आप लोग हमेशा पढ़ते हैं, राइट ऑफ अ वुमेन ऑन देयर ओन बॉडी वर्सेस राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड और राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, इन दोनों जो डेलेमा हैं उसके बीच में क्या क्या इश्यूज़ हैं इसके बारे में हम बात करेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया है इसी इशू पे और सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, ये सारी चीज़ इसमें डिस्कस की जाएगी। साथ ही आप लोगों को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एडिटोरियल एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है अब्लीक स्पॉट। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंस में आपको लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं पॉवर्टी से रिलेटेड, हंगर से रिलेटेड, मेल न्यूट्रिशन से रिलेटेड। इवन जो डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको भी इससे कनेक्ट किया जा सकता है और इससे लगातार क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको 2023 में आए हुए हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करके हम देख सकते हैं। मेंस में इससे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में इतना ज़्यादा हंगर क्यों है, तो सबसे पहले रीजंस के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ सरकार क्या क्या प्रोग्राम्स चला रही है वो समझेंगे और सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं कि ये हंगर को कम किया जाए। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। प्रीलिम्स के जो एस्पेक्ट होंगे वो भी कवर करेंगे। रिसेंटली ये आर्टिकल बेसिकली न्यूज़ में है क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिलीज़ हुआ है और सरकार ने इस पे जो रिएक्शन दिया है वो बहुत एंग्री रिएक्शन दिया है। हर साल लगभग सरकार जो है इससे रिलेटेड जब भी इंडेक्स रिपोर्ट आती है सरकार बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ करता है, इसकी मेथडोलॉजी को। इस बार जो इंडिया की रैंक है वो है 111 आउट ऑफ 125, मतलब 125 नेशन का टोटल कैलकुलेट किया गया था, एस्टिमेट लिया गया था और उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 111 है। ये रैंक अगर हम देखें तो श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी कंट्री से भी क्या है, पीछे है। मतलब इंडिया में हंगर ज़्यादा है पाकिस्तान और श्रीलंका से भी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस चल रहा है। तो सरकार का एंग्री होना अपने आप में लाजमी भी है। तो सरकार ने क्या क्या चीज़ें की है, क्यों, क्या रीजंस दिए हैं मेथडोलॉजी के, उनकी बात करते हैं। उससे पहले ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। प्रीलिम्स का जो एस्पेक्ट है उसको कवर कर लेते हैं। 2014 की बात करें तो जो इंडिया की रैंक हुआ करती थी वो 54 थी और पिछले 10 सालों में ये रैंक जो है गिरते गिरते 111 तक पहुंच गई है। इसके 2022 में इसकी रैंक 107 थी। ये रैंक आप लोगों को UPPCS, MPPSC और जितने भी स्टेट सर्विस है इसमें डायरेक्टली पूछा जा सकता है, इसलिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 इंडिकेटर्स हैं। फर्स्ट इंडिकेटर है अंडर नूरिशमेंट। इसका अगर हम वेटेज की बात करें तो इसका वेटेज है 1/3। अंडर नूरिशमेंट जो फाइनल रिपोर्ट में आया है वो कितना है, 16.6% अंडर नरिशमेंट आया है इंडिया में, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने रिपोर्ट बनाई है उसमें। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड है हमारा चाइल्ड वेस्टिंग और फोर्थ है हमारा चाइल्ड मोर्टलिटी।
चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग का अगर हम वेटेज देखें तो 1/6 है, और दोनों का टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी का कितना है, 1/3 वेटेज है। टोटल अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो 3% जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी आया है। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, अंडर द एज ऑफ 5 कितने बच्चे जो है न्यूट्रिशन की कमी से या हंगर के कारण मर रहे हैं। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब जो हाइट है उसके हिसाब से वेट नहीं है, ऐसे कितने परसेंटेज बच्चे हैं, 18.7% बच्चे हैं। उसके बाद चाइल्ड स्टंटिंग की बात करेंगे तो लो हाइट फॉर देयर एज, उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 35% बच्चे हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इंडिकेटर हो जाएंगे। अब बात करते हैं सरकार ने क्या कहा है इस मेथडोलॉजी के बारे में। तो सरकार ने जो है क्रिटिसाइज़ किया है, कहा है ये इनका एजेंडा है। पहला जो रीज़न उन्होंने दिया है वो ये है कि 3 ऑफ द 4 इंडिकेटर यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स आर रिलेटेड टू हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटायर पॉपुलेशन। तो 3 ऐसे इंडेक्स हैं जो कि सिर्फ बच्चों से रिलेटेड हैं और पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कौन कौन से इंडेक्स हैं 3, चाइल्ड स्टंटिंग हो गया, चाइल्ड वेस्टिंग हो गया और चाइल्ड मोर्टेलिटी हो गया। दूसरी बात जो इसमें कही गई है वो है सैंपल साइज़ की। फॉर एग्जाम्पल द प्रपोर्शन ऑफ अंडर नूरिश पॉपुलेशन इज़ बेस्ड ऑन ओपिनियन पोल कंडक्टेड ऑन अ वेरी स्मॉल सैंपल साइज ऑफ 3000। केवल 3000 लोगों का ओपिनियन पोल में सर्वे लिया गया है। इंडिया जैसी पॉपुलेशन में जहां 140 करोड़ जनता है, वहां पर सिर्फ 3000 लोगों का ओपिनियन पोल सर्वे में लेना ये एक बहुत छोटा सैंपल साइज़ है और उससे पूरे पॉपुलेशन का एस्टिमेशन करना पॉसिबल ही नहीं है सही तरीके से, है ना। हम इलेक्शन में आपने देखा होगा ओपिनियन पोल होते हैं, लाखों जो है सैंपल सर्वे होता है, उसमें लाख मतलब लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, उसके बावजूद भी वो गलत हो जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ सिर्फ 3000 जो है सैंपल लिया जा रहा है, लोगों का ओपिनियन पोल लिया जा रहा है, और जो कि बहुत छोटा है। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बेसिकली सरकार यूज़ कर रही है। एक और जो फैक्टर है जो सरकार जो है क्रिटिसाइज़ करती है वो है कॉम्प्लेक्स फैक्टर। इसमें सरकार कह रही है कि इंडिकेटर लाइक स्टंटिंग एंड वेस्टिंग आर आउटकम ऑफ वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग सैनिटेशन, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड नॉट सोलली एट्रीब्यूटेबल टू हंगर। जो इंडिकेटर है वेस्टिंग और स्टंटिंग वो वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, सिर्फ हंगर के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। उसमें जेनेटिक्स भी आ जाता है, सैनिटेशन भी आ जाता है। अगर सैनिटेशन अच्छा नहीं है उस कारण से भी बच्चों की हेल्थ ख़राब होती है, उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। एनवायरनमेंट के कारण भी होता है, मतलब जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट को एक साथ मिला दीजिए तो चाइना में जो जीन होगा वो अलग है, वहाँ पर बच्चों की हाइट उतनी नहीं बढ़ती, हमारे यहाँ भी उतनी ज़्यादा हाइट नहीं रहती। तो ये सारे फैक्टर्स जो है क्या होने चाहिए, इंक्लूड करने चाहिए, और बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, हंगर पे। ये सरकार ने 3-4 जो रीजंस दिए हैं बेसिकली जीएचआई रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, उनकी मेथडोलॉजी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, और ये सरकार लगभग हर साल इसी तरह के क्रिटिसिज्म देती है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार सही भी है, क्योंकि कुछ चीज़ें एकदम लॉजिकल है। जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका की बात करें जहाँ इतना इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, वहाँ पर हंगर नहीं है, और इंडिया में इतना ज़्यादा हंगर है। पूरे पैंडमिक में इंडिया ने गरीब कल्याण योजना चलाई, सब लोगों को फ्री में जो है प्रोवाइड किया फूड, और उसके बावजूद भी इंडिया की रैंक कुछ इम्प्रूव नहीं हो रही है। तो ये क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं लाजमी लग रहे हैं, सही लग रहे हैं, लेकिन जो ओवरऑल हंगर है उसका इशू अभी भी बना हुआ है। इस सच्चाई से हमें भागने की ज़रूरत नहीं है। अंडर न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द ब्लीक स्पॉट ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंट स्टोरी। ये पॉइंट हमें हमेशा से याद रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, ये हमारे प्री एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। अंडर नूरिशमेंट का मतलब होता है इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक टू सस्टेन हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो ये कैलोरी से रिलेटेड हो जाएगा। सारे आपको टर्म समझ में आ गए हैं। अब बात करते हैं हमारे रीजंस फॉर हंगर की, कि आखिर हंगर का रीज़न क्या है। एक तो पॉवर्टी है,
30% जो है पॉपुलेशन पॉवर्टी से बिलो पॉवर्टी के अंदर आती है। तो 2 वक्त की रोटी पूरे परिवार को खिलाना बहुत आसान नहीं होता है, इसलिए हंगर बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। सिर्फ पॉवर्टी रीज़न नहीं है, जो वेल ऑफ लोग हैं वो लोग भी जो है हंगर का शिकार हैं। और वो कौन सा हंगर है? माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी वाला हंगर है। बच्चे लोग जो फूड खा रहे हैं उसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा है, उसमें किसी तरीके के न्यूट्रिएंट नहीं होते, और वो वाले फूड के कारण ऐसा हिडन हंगर इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन को फेस करना पड़ रहा है। अभी अगर आप लोग टेस्ट कराएंगे तो विटामिन डी की कमी निकल जाएगी, विटामिन B12 की कमी निकल जाएगी, ऐसे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमें कमी निकल जाती है। थर्ड हमारा जो है पॉइंट वो है इनएफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग सब ऑप्टिमल क्रॉप यील्ड एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रिजल्ट इन अ इनसफिशिएंट फूड अवेलेबिलिटी। तो जो इंडिया की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है वो सब ऑप्टिमल है, इंडिया में क्रॉप यील्ड कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, साथ में जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हैं, जो फाइनली हम कटाई करते हैं उसके बाद धान जाता है जहाँ रखे जाते हैं गोदाम में, वहाँ पर जो है लॉसेस हो रहे हैं, सरकार के गोदाम में चीज़ें सड़ रही है। ये सारी चीज़ों के कारण जो फूड अवेलेबिलिटी है वो भी कम हो जाती है, इसके कारण भी हंगर है। फोर्थ है हमारा जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी बहुत बड़ा इशू है। अगर आप देखें तो हमारे घर में सबसे पहले फादर खाते हैं, फिर उसके बाद लड़का खाता है, अगर उनका कोई बेटा है, सन है, उसके बाद फिर बेटी खाती है और लास्ट में मम्मी खाती हैं। तो ये जो है अगर बहुत गरीब लोग हैं तो सबसे पहले जो कमाता है वो लोग खाते हैं और फिर लास्ट में जो है मदर खाती है जितना बचता है, और अगर नहीं बचता है तो मदर को नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ख़राब होती है, न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो न्यूट्रिशनल जो डिस्पैरिटी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो भी हमें देखने मिलती है, और इसी कारण से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी हाई है। जब महिलाएं बहुत कमज़ोर होंगी तो जो बच्चे होंगे वो भी बहुत कमज़ोर होंगे, उनका ध्यान नहीं रखा जाता है। जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो महिलाएं भी वीक और बच्चे भी वीक, उसके कारण चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, ये सारी प्रॉब्लम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण बेसिकली क्या हो रहा है? फूड लॉसेस हो रहे हैं, जो बहुत सारी एक्सट्रीम हज़ार्ड्स आ रहे हैं जैसे कि फ्लड, ड्रॉट, उसके कारण फूड अवेलेबिलिटी में भी इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। जैसे कि अभी आपने टमाटर देखा था, टमाटर के प्राइसेस इतने हाई हो गए कि अफोर्डेबल नहीं रहे। ऐसे कई चीज़ हैं, जैसे दाल के प्राइस की बात करें, 2-3 साल पहले पल्सेस बहुत महंगी थी, और पल्सेस एकमात्र जो है तरीका है हमारे फूड में प्रोटीन का, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, जब रेट हाई हो जाते हैं तो अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है, और जो गरीब लोग होंगे वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और उसके कारण न्यूट्रिशन की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ ऑडिट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एट लोकल लेवल। अगर हम बात करें तो जो सोशल ऑडिट प्रोग्राम्स हैं, जैसे मनरेगा में चल रहे हैं, वैसे प्रोग्राम न्यूट्रिशनल प्रोग्राम के लिए भी चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी कमी होने के कारण जो है हम लोग जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसके रिज़ल्ट कितना फ़ायदा कर रहे हैं, कितना नहीं, ये सब चीज़ें देख नहीं पाते हैं। अब सरकार क्या शुरू करी है प्रोग्राम, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS, इसे 1975 में शुरू किया गया था, और ये 6 साल तक के बच्चों के लिए है। इसमें बच्चों को खाना प्रोवाइड किया जाता है, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं, महिलाओं जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन्हें भी सप्लीमेंट प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा है मिड डे मील स्कीम, ये 1995 में शुरू हुआ था। ये ईयर्स याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, है ना। 2017 या 18 के प्रीलिम्स में ये डायरेक्टली क्वेश्चन आए थे, कौन से साल में कौन था, आपको मैच करना था, इसलिए ये आपको याद रखना है प्री के पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। फिर मिड डे मील स्कीम आई, उसके बाद जो है
टारगेटेड पीडीएस शुरू हुआ, जिसमें बीपीएल पे फोकस किया गया, टारगेटेड किया गया कि कुछ जनता है जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, और राशन कार्ड के थ्रू लोगों को फूड प्रोवाइड करने की कोशिश की गई ताकि क्या किया जा सके, जो हंगर है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है एनएफएसए एक्ट। ठीक है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लाया गया और सभी लोगों को 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये में राइस, वीट और कोर्स ग्रेन, ये तीनों चीज़ जो है एकदम सस्ते दामों में अवेलेबल कराने की बातचीत की गई। राइट बेस्ड अप्रोच की बात की गई इसमें एनएफएसए एक्ट के थ्रू। राइट बेस्ड अप्रोच मतलब लोगों का अधिकार है राइट टू फूड। राइट टू फूड एनएफएसए एक्ट के थ्रू स्टैच्यूटरी और लीगल राइट बनाया गया। अगर हम जनरल बात करें तो इस बार क्वेश्चन आया था 21 के बारे में, आर्टिकल राइट टू लाइफ, और वो कैसे इवॉल्व हुआ है। उसमें राइट टू फूड भी जो है इंक्लूड होता है एज अ फंडामेंटल राइट, और उसे स्टैच्यूटरी स्टेटस किसके थ्रू दिया गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के थ्रू। उसके अलावा सरकार ने जो है ईट राइट मूवमेंट शुरू किया, जो हिडन हंगर के लिए है। रिसेंटली कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ और लाइफस्टाइल डिसीजेस बहुत बढ़ रही हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से ईट राइट मूवमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है शुरू किया था। उसके अलावा जो पोषण प्रोग्राम है वो शुरू किया गया, जिससे महिलाओं के जो एनीमिया है उसको कम किया जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम किया जाए। एक टारगेटेड अप्रोच बनाया गया और पर्टिकुलर टारगेट रखा गया पोषण स्कीम के अंदर। जो हमारा लास्ट है वो है पीएम गरीब कल्याण योजना। इसमें 5 किलो तक अनाज फ्री में दिया जा रहा था। ये कोविड के समय शुरू हुई थी और अभी भी कंटिन्यू है। तो ये बेसिकली हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोग्राम हो जाएंगे। और सरकार क्या कर सकती है, सरकार सोशल ऑडिट कर सकती है। सोशल ऑडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट सरकार क्या कर सकती है, मोबाइल न्यूट्रिशनल क्लिनिक शुरू कर सकती है। ये भी एक बहुत अच्छा क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है। तो इस तरीके से 2-3 इनोवेटिव सॉल्यूशन आपको लिखने होंगे। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन तो करना ही होगा। ये सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर इनका बेहतर इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ऑटोमेटिकली जो हंगर होगा वो धीरे धीरे एड्रेस हो जाएगा। और अल्टीमेट सॉल्यूशन तो आपका यही होगा, डेवलपमेंट करना लोगों का। जैसे जैसे पॉवर्टी कम होगी वैसे वैसे हंगर भी कम होने लगेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये पूरा आर्टिकल हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है अ वॉर दैट एंड्स द सऊदी इजराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS2 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वेस्ट एशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है एज अ रीजन, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी, और 2024 में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख सकता है। इंडिया का क्या रोल है, क्या जियोपॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। एक जो सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज आ रहा है वो है इजराइल और अरब कंट्री के बीच में जो रिलेशन है वो क्या हो रहे हैं, सुधर रहे हैं। अगर आप रीसेंट की बात करें, 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था, उससे UAE, जॉर्डन और 2-3 कंट्री, बहरीन, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने ये साइन किया था, और इनके बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो बेहतर हो रहे थे। उसके बाद सऊदी और इजराइल की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी शुरू थी, जो कि डील US ब्रोकर कराने में लगा हुआ था, और बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये डील इसी साल फाइनलाइज हो जाएगी। लेकिन ऐसा अब होना मुश्किल है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि रिसेंटली हमास ने लीथल अटैक किया है इजराइल पर 7 अक्टूबर को, जिसके काउंटर में इजराइल ने जो है हमास गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर बहुत ज़्यादा लीथल काउंटर अटैक किया है। बहुत सारे पैलेस्टीन के लोग जो सिविलियंस हैं वो मारे जा रहे हैं। इसके पहले इजराइल के सिविलियन मारे गए थे, तो इसे बहुत ज़्यादा कंडेम किया जा रहा है। सऊदी की जो पोजीशन थी पहले वो ये थी कि पैलेस्टीन से उसे कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं था, वो अपनी पीस को जो है क्या कर रहे थे, पीस डील को फाइनलाइज कर रहे थे। लेकिन ये रीसेंट जो हमास अटैक हुआ है उसमें सऊदी की जो न्यू पोजीशन है उसमें उन्होंने पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की बातचीत की है, और ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है ये पूरी तरीके से अब उम्मीद यही है कि ये
ख़त्म हो चुकी है। बात करेंगे अगर रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की स्पीच की, तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्राउडली जो है स्पीच दी थी। 2 फोटोग्राफ लेके गए थे। एक फोटोग्राफ में उन्होंने दिखाया था आइसोलेटेड इज़राइल 1948 का, और दूसरी फोटोग्राफ में उन्होंने दिखाया था कि उनके जो अरब नेबर हैं उनके साथ पीस एग्रीमेंट हो चुका है इज़राइल का। फॉर एग्जांपल इजिप्ट के साथ, सूडान के साथ, यूएई, सऊदी, बहरीन एंड जॉर्डन। दूसरी फ़ोटो उन्होंने एक और दिखाई। उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई जिसमें वेस्ट बैंक, गाज़ा और ईस्ट जेरूसलम, ये सारे के सारे किसका पार्ट थे? इज़राइल का पार्ट थे। मतलब उन्होंने ऑक्यूपाइड जो पैलेस्टीन टेरिटरी थी उसको भी किसका पार्ट दिखाया? इज़राइल का पार्ट दिखाया। उन्होंने जो रीसेंट प्रोसेस है उसको भी अपलॉड किया, जो पीस प्रोसेस हो रही थी सऊदी के साथ। और इज़राइल जो है बहुत ज़्यादा इस बात से खुश है कि उसे कुछ कंसीड नहीं करना पड़ रहा था पैलेस्टीनियन को। पहले की जितनी भी पीस प्रोसेस होती थी उसमें एक कंडीशन होती थी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। पैलेस्टीन की जो टेरिटरी है जो इज़राइल ने कब्जा करके रखा है वो उसे वापस लौटाना पड़ेगा। 1967 की जो पहले की पोजीशन है वो वापस रीइंस्टेट करने की ज़रूरत है, तभी पीस हो सकता है। अभी की जो पीस प्रोसेस है उसमें कोई कंडीशन नहीं है और कुछ भी इज़राइल को कंसीड नहीं करना पड़ रहा था पैलेस्टीनियंस को। लेकिन अब ये पीस जो प्रोसेस है ये पूरी ऑफ ट्रैक हो चुकी है। अब बात करते हैं यूएस के रोल की, क्योंकि बिना यूएस के रोल के ये जो डील थी वो फाइनलाइज हो ही नहीं सकती थी। यूएस बैक डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा इसमें रोल है सऊदी और इज़राइल के बीच पीस प्रोसेस कंटिन्यू करवाने का या फिर इसे मटेरियलाइज करवाने का। बात करते हैं जो यूएस है उसका क्या रोल था। सऊदी अरेबिया ने यूएस के सामने 3 कंडीशन रखी थी जो यूएस को फुलफ़िल करनी थी तब तक कि वो ये पीस डील साइन नहीं करता। जो 3 कंडीशन थी उसकी बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन थी यूएस अप्रूवल फॉर सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड्स फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट विद इन द कंट्री। दूसरी थी एन आयरन क्लैड यूएस सिक्योरिटी गारंटी फॉर द कंट्री। और थर्ड थी सेल्स ऑफ एडवांस वेपन। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है? न्यूक्लियर डील। इंडिया के साथ 123 एग्रीमेंट साइन किया था यूएस ने 2008 में, जिसमें सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई थी। इंडिया को एनएसजी वेवर भी मिला था और इस वेवर के साथ इंडिया को जो है यूरेनियम इंपोर्ट करने का बेनिफिट मिला था एनएसजी में ना होने के बावजूद भी। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया था, उसके बावजूद भी इंडिया को ये वेवर मिला था। यूएस के साथ डील फाइनलाइज हुई थी, 123 एग्रीमेंट हुआ था। उसी तरह की जो डील है वो सऊदी अरेबिया के साथ फाइनलाइज करने की बात कर रहा है। कौन? यूएस और सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी? पहली कंडीशन हो जाएगी। दूसरी जो कंडीशन है वो है यूएस की सिक्योरिटी गारंटी मांग रहा है वो, कि हम लोगों को अगर कोई वॉर सिचुएशन आएगी तो तुम लोग हमारे साथ खड़े रहोगे। और थर्ड है सेल्स ऑफ एडवांस वेपन, जो कि पहले भी यूएस करता आ रहा है। यूएस ने क्या कंडीशंस रखी है सऊदी अरेबिया के सामने वो भी देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया बैक यूएस इंटरेस्ट ऑन ऑयल प्राइसेस, डाइल्यूट्स इट्स पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल टाइज विद चाइना एंड डीपन स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद यूएस। पहला तो कंडीशन है कि सस्ते में ऑयल प्रोवाइड करो, जो यूएस का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है। दूसरा इंटरेस्ट है कि जो चाइना के साथ टाइज है उसको क्या करने की ज़रूरत है? डाइल्यूट करने की ज़रूरत है। और यूएस के साथ जो टाई है, एंगेजमेंट है, उसको स्ट्रेटेजिक करने की ज़रूरत है, उसे डीपन करने की ज़रूरत है। ये 3 कंडीशन किसने दे के रखी है? सऊदी ने। अब इसमें इश्यूज़ क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। जो तीनों जो कंडीशन है वो विवादास्पद है। पहली जो कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद है। इज़राइल ने भी उसको क्या किया है? मान्य नहीं किया था। उन्होंने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया था। क्यों? क्योंकि उससे खतरा बढ़ सकता है न्यूक्लियर स्टेट बनाने का। सऊदी भी न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है, प्रोलिफरेशन के चांसेस हो सकते हैं, न्यूक्लियर पावर बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसे यूएस और इज़राइल दोनों ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है। दूसरा अगर बात करें तो जो सिक्योरिटी गारंटी की बात की गई है, तो बहुत सारे यूएस के जो पॉलिटिशियन हैं वो इस गारंटी को अपोज कर रहे हैं, इस आइडिया को अपोज कर रहे हैं टू एन अथॉरिटेरियन स्टेट, है ना। अथॉरिटेरियन स्टेट कभी भी किसी के साथ वॉर पे चला जाएगा। मान लीजिए इजराइल के साथ वॉर पे चला गया, तो क्या इजराइल के अगेंस्ट में खड़ा होगा यूएस या फिर सऊदी के अगेंस्ट में? तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये गारंटी के अपोज में बातचीत की जा रही है। और थर्ड जो आइडिया है वो है, जो थर्ड कंडीशन थी वो क्या थी? एडवांस
टेक्नोलॉजी वेपन्स। इसमें जो सऊदी है उनकी कंडीशन है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की, ताकि वो खुद की आर्म इंडस्ट्री को क्या कर सके, डेवलप कर सके। इसके भी अगेंस्ट में है, इसके अगेंस्ट में इज़राइल है, वो नहीं चाहता कि क्या हो, आत्मनिर्भर बने सऊदी अरेबिया। तो ये तीनों कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हालांकि यूएस इसके बाद भी बड़ा कॉन्फिडेंट है ये डील प्रोसेस को साइन करने के लिए, कॉन्फिडेंट था, अब नहीं है, कॉन्फिडेंट था। जो पैलेस्टीन का इंटरेस्ट है वो कहीं पर भी नहीं था अभी तक के पैलेस्टीन की ना कोई चिंता है, ये अपनी डील किए जा रहे हैं, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, पैलेस्टीन के लोगों का जो होना है वो होगा। लेकिन रीसेंट जो चीज़ें बदली हैं वो बदलाव के कारण अब पैलेस्टीनियन वेस्ट एशिया पॉलिसी में एकदम फ्रंट पे आ चुका है। कैसे आ चुका है? बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि ईरान का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ईरान ने ही हमास को क्या किया है, इंस्टिगेट किया है, प्रोवोक किया है अटैक करने के लिए, ताकि ये डील ना हो पाए। लेकिन इसमें क्रेडिबिलिटी कम है, क्योंकि सऊदी और ईरान दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहे हैं। पीस प्रोसेस रिसेंटली साइन हुई है। जो सऊदी है उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने पीस और स्टेबिलिटी रिकॉग्नाइज़ की है, और उन्होंने कहा है कि विदाउट पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बीइंग एड्रेस दिस पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया रीजन। उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि वो जो है लोगों के साथ खड़े हैं, पैलेस्टीनियन पीपल के साथ खड़े हैं, उनके जो डिसेंट लाइफ, उनकी जो लेजिटिमेट राइट हैं उनके साथ वो खड़े हैं, और जो चीज़ें थी अभी तक के वो पूरी की पूरी बदल चुकी हैं। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। हालांकि बाद में जो है लास्ट पैराग्राफ में ये भी लिखा है कि जो यूएस की कंडीशन है वो भी जो है फुलफ़िल नहीं की जाएगी, क्योंकि जो जियो स्ट्रेटेजिक चेंजेस आ रहे हैं, साथ में सऊदी अरेबिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली हो गई है, वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि वो अपने रिलेशन पूरे ऑल टुगेदर डाइल्यूट कर दें चाइना के साथ। वो असर्ट कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और उनके जो रिलेशन है वो डाइवर्स हो रहे हैं, जिसके कारण यूएस की विश जो 3 कंडीशन है वो फुलफ़िल करना भी अपने आप में पॉसिबल नहीं था। तो ओवरऑल ये जो पीस प्रोसेस थी इसका साइन होना मुश्किल लग रहा था, और अब नामुमकिन हो चुका है। तो ये बेसिकली क्या था, हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। हमारा लास्ट आर्टिकल है इन सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन ऑफ फोइटल वायबिलिटी एंड द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं और GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के बारे में इस आर्टिकल के थ्रू बात करेंगे, साथ साथ जो क्रिटिसिज्म है उसके बारे में बात करेंगे। अबॉर्शन की कुछ कंडीशंस दी हुई है इस एक्ट में, उसको डिस्कस किया जाएगा, और GS4 का जो पर्सपेक्टिव है उसको भी डिस्कस करेंगे। एक एथिकल डिलेमा है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। क्या एथिकल डिलेमा है? राइट टू अबॉर्शन वर्सेस राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो बेसिकली क्या है डिलेमा? राइट्स ऑफ अ वुमेन ऑन देयर ओन बॉडी वर्सेस राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। ये डिलेमा को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ये अगर आपने एथिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा, ये एकदम जनरल डिलेमा है जो बहुत बार डिस्कस किया जाता है आपके सिलेबस में। इसी को हम कोशिश करेंगे यहाँ पर एड्रेस करने के लिए। अब शुरू करते हैं। हमारा जो आर्टिकल है रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है। सुप्रीम कोर्ट is hearing a married woman request to end her 26-week pregnancy. The case has traveled to 2 different benches of Supreme Court, raising crucial question on decisional autonomy of a woman to abort and legislative framework. तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक केस दायर किया गया जिसमें 26 वीक की प्रेग्नेंट महिला ने, जो कि मैरिड हैं, उन्होंने आर्गू किया कि वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं। शुरुआत में 2 जज की जो बेंच थी उसमें डिसीज़न हुआ, और दोनों ने अबॉर्शन को क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। लेकिन उसके बाद फिर कुछ रिपोर्ट्स आई और उनने उसके बाद जो जज थे उन्होंने उस अबॉर्शन को खारिज कर दिया। एक जज ने फेवर में दिया, एक ने अगेंस्ट में दिया, और अब रिसेंटली 3 जज की बेंच बनाई गई है। जो कौन हेड कर रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड कर रहे हैं, DY चंद्रचूड़ हेड कर रहे हैं। केस क्या है, पहले केस के बारे में समझ लेते हैं। 27-year-old married woman who already has 2 boys argued that the pregnancy was unplanned. 27 साल की जो महिला थी जो कि मैरिड हैं, उनके 2 बच्चे पहले से हैं। उन्होंने कहा कि ये प्रेगनेंसी क्या है, अनप्लान्ड है। उनके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है इस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए,
और वो मेडिकेशन में हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के, जब उनका सेकंड बच्चा हुआ था। तो ऑलरेडी वो डिप्रेशन वाला फेज़ में हैं और उनके 2 बच्चे हैं, उनकी फैमिली सफिशिएंट नहीं है थर्ड बच्चे के पालन पोषण के लिए। ये केस उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्गू किया। 2 जज की जो बेंच थी, जिसमें हीमा कोहली और बीवी नंगराथन थे, उनने जो है पेटिशनर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात की और ये अलाउ कर दिया गया। लेकिन एम्स की एक रिपोर्ट आई जिसमें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने पूछा कि क्या वो हमें डायरेक्टिव देंगे जो फोर्टिसाइड है वो अब वायबल हो चुका है, करेंटली वायबल स्थिति में है। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है वो समझना ज़रूरी है। फोएटल वायबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ ह्यूमन फोएटस टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस। इसका मतलब जो फोएटस है, जो बच्चा है, वो बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। तो क्या उसको मारने की ज़रूरत है अबॉर्शन में, या फिर उसे बाहर निकाल लिया जाए? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उभर के आया है। उसके बाद जो जजेस थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 जजेस थे, दोनों ने अलग अलग जजमेंट दिया कि जो फोएटस है वो वायबल हो चुका है, अब टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। और एक जज ने कहा कि अभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। उसी के बाद 3 जज की जो बेंच थी वो बनाई गई और उसमें जो है फ्रेश मेडिकल रिपोर्ट मांगा गया 3 जज की बेंच के द्वारा कि मेडिकल कंडीशन अभी इस वक्त महिला की क्या है। अब बात करते हैं व्हाट इज़ अ लॉ ऑन अबॉर्शन। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अलाउ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन 3 स्टेजेस। ऐसी 3 स्टेजेस की बात की गई जिसमें महिलाओं को प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने का अधिकार है। अगर 20 हफ्ते से कम है तो वो जो है डायरेक्टली प्रेगनेंसी अबॉर्ट कर सकती हैं, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट है, अनमैरिड महिलाओं को भी प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के अधिकार हैं। दूसरा, अगर हम बात करें तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक इज़ अलाउड ऑन द एडवाइस ऑफ 1 डॉक्टर। 20 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी होगी वो सिर्फ एक डॉक्टर की एडवाइस पे अलाउ होगी। अगर 20 से 24 हफ्ते तक प्रेगनेंसी हो जाती है तो अबॉर्शन कराने के लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो है हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, एडवाइस की ज़रूरत पड़ेगी। और जब तक कि ये एडवाइस नहीं होगी तब तक के अबॉर्शन नहीं हो सकता। हालांकि इसमें कुछ 7 कैटेगरीज़ हैं जिसमें अबॉर्शन किया जा सकता है। मतलब 20 हफ्ते तक तो कोई भी अबॉर्शन करा सकता है, लेकिन 20 से 24 हफ्ते वाले केसेस में कुछ सर्टेन कैटेगरीज़ हैं जो कि फोर्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार है, जिसमें स्टैट्यूटरी रेप इन केस ऑफ माइनर्स और सेक्सुअल असॉल्ट, वुमेन विथ डिसेबिलिटीज़ एंड व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन मैरिटल स्टेटस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इन 3 केसेस की बात की गई है। ऐसे 7 कैटेगरी है जो कि फोर्स प्रेगनेंसी की है। 24 हफ्ते के बाद अगर हमें करवाना है अबॉर्शन तो फिर अब एक बोर्ड बनाने की ज़रूरत होगी। वो बोर्ड जो है अप्रूव फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करेगा और अलाउ करेगा या डिनाई करेगा प्रेगनेंसी को। एक मेडिकल बोर्ड की हमें फाइनली क्या चाहिए होगी, रिकमेंडेशन चाहिए होगी। पहले सिर्फ एक डॉक्टर की थी, फिर 2 डॉक्टर की थी, अब पूरा का पूरा मेडिकल बोर्ड जो है सेटअप करना पड़ेगा। ये चीज़ हमें याद रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, ये जो केस है ये 26 हफ्ते का है, तो क्या 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है या ऐसे पहले कोई इंस्टेंसेस हुए हैं? तो जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है। पहले भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। एक रेप सर्वाइवर थी, उनकी 27 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी थी उसे टर्मिनेट किया गया। इसके अलावा 2022 सितंबर में एक बेंच जो कि चंद्रचूड़ द्वारा, जो कि चीफ जस्टिस है हमारे, उनके द्वारा जो है अलाउ किया गया था अनमैरिड वुमेन को जो कि 24 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। हालांकि वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में थी और उसके बाद जो है कंसेंशुअल सेक्स के कारण ये बच्चा हुआ था, लेकिन 24 हफ्ते के बाद भी जो है उन्हें ये अलाउ किया गया। और रीज़न बताया गया ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दैट प्रमोट्स एंड एनजेंडर सोसाइटल चेंज। जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीज़न लिया जो कि ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। कई बार मेडिकल जो बोर्ड हैं उनके डिसीज़न से अलग हटकर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिए हैं, मतलब डिनाई कर दिया गया था लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्ट करने की परमिशन दी है अंडर द राइट ऑफ वुमेन
ऑन देयर ओन बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड के राइट का क्या होगा अगर राइट टू अबॉर्शन दे दिया जाए तो? कहीं ये वायलेशन तो नहीं है राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड का? तो उसके बारे में बातचीत की जाएगी। बेसिकली रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जिनके लेड बेंच थी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि राइट ऑफ अ वुमेन टू हैव एन अबॉर्शन वर्सेस राइट ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर इंडिया के लॉ की बात की जाए तो इंडिया के जो लॉज हैं वो टिल्टेड किसके तरफ हैं? राइट ऑफ वुमेन टू अबॉर्ट, महिलाओं के फेवर में हैं। उनके बॉडी पे उनका क्या रहे, हक रहे, इसका जो है कौन इंश्योर करता है? इंडियाज़ के लॉ हैं वो इंश्योर करते हैं। राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड से रिलेटेड बहुत कम लॉज हैं और उसको इंश्योर नहीं किया जाता है हमारे यहाँ। लेकिन अभी तक के फोइटल वाइबिलिटी का कोई भी केस नहीं आया था। फोइटल वाइबिलिटी का जो केस है वो रोए वर्सेस वेड सिचुएशन यहाँ पर आ चुकी है। 1973 में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दी थी रोए वर्सेस वेड केस में। उन्होंने इसमें कहा था कि अबॉर्शन जब तक हो सकता है जब तक फोइटल वाइबिलिटी नहीं हो रही है। वंस फोइटल वाइबिलिटी अचीव्ड यू कैन नॉट गो फॉर अबॉर्शन। आप अबॉर्शन नहीं करा सकते क्योंकि ये जो राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड है उसके अगेंस्ट होगा। और इसी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोए वर्सेस वेड केस में, जो कि यूएस की सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इंश्योर किया था बैलेंस बिटवीन राइट टू लाइफ ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड वर्सेस राइट ऑफ अ वुमेन टू अबॉर्ट। अगर हम फोइटल वाइबिलिटी की बात करें तो इसे 28 हफ्ते में पैक किया गया है। मतलब ये माना जाता है कि 28 वीक की जो प्रेगनेंसी है उसके बाद जो फोइटल है वो वायबल हो जाता है। अब बात करते हैं जो क्रिटिसिज्म है, जो मेडिकल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन लॉ है उसका क्रिटिसिज्म क्या है। इसमें मेन जो क्रिटिसिज्म बात की जाती है, टर्मिनेशन का जो डिसीज़न है 20 हफ्ते बाद वो डॉक्टर में शिफ्ट हो जाता है, महिलाओं को कोई राइट नहीं रहता है। और इसी के कारण जो है बहुत ज़्यादा आपने केसेस देखे होंगे सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को जाना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है। ये जो क्रिटिसिज्म है अभी तक के इसे चैलेंज नहीं किया गया है कोर्ट में, लेकिन जो फ्रीक्वेंट केसेस देख रहे हैं हम वो हाईलाइट करता है ये जो गैप है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क में इंडिया में। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है वो किसके तरफ टिल्टेड है? महिलाओं की तरफ। और 2005 में राजस्थान हाई कोर्ट इन नंद किशोर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिजेक्टेड अ चैलेंज टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ MTP एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। 2005 में राजस्थान के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ MTP एक्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड। बेसिकली क्या किया गया था? चैलेंज किया गया था कि MTP एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाए क्योंकि अनबॉर्न चाइल्ड के राइट जो है इसमें हनन हो रहे हैं। इंडिया में अनबॉर्न चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा लॉज में नहीं ऐसे कोई प्रोविजंस हैं, थोड़े बहुत प्रोविजंस हैं, जैसे कि लॉ बैनिंग सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ फोइटस, ये अनबॉर्न चाइल्ड के लिए है। दूसरा है सेक्शन 416 ऑफ CRPC ऑल्सो प्रोवाइड फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड टू प्रेग्नेंट वुमेन। सेक्शन 416 ऑफ CRPC में प्रोवाइड किया है जो डेथ सेंटेंस है महिलाओं की, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनकी जो डेथ सेंटेंस है इसको पोस्टपोन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? अनबॉर्न चाइल्ड के राइट्स हैं जो कि इंडिया के लॉज में हैं। तो अब जो है जो नया केस है फोइटल वायबिलिटी का, जब तक कि इसका जजमेंट नहीं आ जाता तब तक के लिए ये हम लोग वेट करेंगे, देखेंगे। ये आपके एथिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और मेरे हिसाब से जो जजमेंट होगा वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा किसके राइट को? अनबॉर्न चाइल्ड के वर्सेस राइट ऑफ अ वुमेन टू अबॉर्ट। ये दोनों चीज़ों के जो बैलेंस है उसको बनाने की कोशिश करेगा और आपको आंसर में भी UPSC में एथिक्स में आता है तो इस तरीके से ही लिखना है। ये हमारा आर्टिकल था। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एन्जॉय योर डे। पाकिस्तान इंडिया का मैच आ रहा है, देखिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, डे ऑफ लेना चाहते हैं तो आप मैच देख सकते हैं। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।